जबरन सेक्सुअल सीन्स, रोल के बदले सेक्सुअल फेवर्स की मांग, रात बेरात अभिनेत्रियों के दरवाजे खटखटाना और ऐसे खटखटाना कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो तोड़ ही दिया जाएगा। शिकायत की बात पर धमकियाँ कि अगर चूं भी की तो फिर कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने जैसी बातें एक दो नहीं कई कई महिलाओं से, और इन बातों में छिपे सिस्टमैटिक सेक्सुअल हरासमेंट को दर्ज करता 290 पन्ने का दस्तावेज, जिसे जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव को उजागर किया। मी टू मूवमेंट की एक नई लहर चली। बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ कुल 35 केस दर्ज किए गए, लेकिन अब इन सारे मामलों को बंद कर दिया गया है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर क्यों बंद हुए ये केस और वो दिन कब आएगा जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी? इन ज़रूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। शो में बात पाकिस्तान को दिए गए कड़े संदेश की भी करेंगे। एक तरफ एससीओ में चीन के सामने और दूसरी तरफ यूएन में पूरी दुनिया के सामने भारत ने एक बार फिर से आतंक के निर्यातक को लताड़ा है। समझेंगे इस मैसेजिंग से क्या असर पड़ेगा। इससे इतर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में महीने भर की मेहनत के बाद कैसे एक आतंकी को मार गिराया गया। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच पर आए एक ज़रूरी अपडेट के बारे में भी बताएंगे, और ये भी कि सीजेआई बीआर गवई ने किसे सुप्रीम बताया, संसद को या संविधान को। नमस्ते, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Higher and New India Assurance. बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले बात एससीओ बैठक की। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाए गए इस ग्रुप में भारत, चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत कुल 10 देश हैं। संगठन की हर साल बैठक होती है। इस बार ये बैठक चीन के किंगदाओ शहर में हो रही है, 25 से 26 जून के बीच। सदस्य देशों के रक्षा मंत्री यहाँ पहुँच गए हैं। सभी देशों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। फिर बारी आई भारत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत जब जब नाम नहीं लेता तो पाकिस्तान का ही नाम होता है। साथ में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र आया। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. लेकिन इस बैठक का हाई पॉइंट रहा जॉइंट स्टेटमेंट यानी साझा बयान, अर्थात वो ड्राफ्ट जो किसी भी मीटिंग के बाद सभी देशों की हरी झंडी के बाद निकलता है। लेकिन इस मीटिंग से कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकल पाया। कारण, स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग का जिक्र था। भारत ने नाराजगी जाहिर की और स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। बात पाकिस्तान की हो रही है तो एक और अपडेट। एक तरफ एससीओ में भारत ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। इसके लिए भारत ने यूएन महासचिव की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में लड़कियों के स्कूल्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों का जिक्र है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परव थनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान सेना की गोलीबारी और हवाई हमलों में बच्चे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूएनएससी के मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने नापाक इरादों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एससीओ और यूएन में भारत की इस मैसेजिंग का क्या असर पड़ेगा, समझते हैं एक्सपर्ट से। ये जो एक दिन में हमें दो अलग अलग देशों में देखने को मिला, किस तरह से भारत जो है पाकिस्तान से आने की जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को दुनिया के दो अलग देशों में हमने एक साथ उठाने की कोशिश की है। चीन और पाकिस्तान की जो अलायंस है, कुछ सालों से हमें देखने को मिला किस तरह से उन्होंने मिल के भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ये एक तरह से मिलिट्री ट्रांसफ़र्स किए हैं चीन ने पाकिस्तान को। $20 बिलियन के जो है मिलिट्री हार्डवेयर हथियार बेचे हैं। डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है कई यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ में, जैसे कि कुछ साल पहले हम मौलाना मसूद अज़हर को
टेररिस्ट जब डेजिग्नेट करने की कोशिश कर रहे थे, चीन ने उसे लगातार ब्लॉक किया। यूनाइटेड नेशंस में भारत का ये रवैया है कि टेररिज्म जो है हमेशा जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसे कंडेम किया जाना चाहिए, और पहलगाम का न होने का ये एक बहुत ही एक अनयूजुअल सा एक कदम था। इसी वजह से भारत ने इस स्टेटमेंट पे साइन करने से इनकार किया। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. अब बड़ी खबर की बारी, जो आई केरल हाईकोर्ट में जमा की गई एक रिपोर्ट से। एसआईटी ने कोर्ट में रिपोर्ट जमा की, बताया कि यौन उत्पीड़न के 35 मामले बंद कर दिए गए हैं और ये मामले हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किए गए थे, जिसने पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। मामले बंद होने का कारण, कोई भी विक्टिम बयान देने के लिए आगे नहीं आई। कोर्ट ने कहा, हम भी किसी को आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 26 जून को पहली बार एसआईटी का ये रुख सामने आया। इस महीने की शुरुआत में अलग अलग मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट्स छापी थी। बताया गया था कि केरल पुलिस ने सभी 35 मामलों को बंद करने का फैसला लिया है। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, कोई भी सर्वाइवर बयान देने के लिए आगे नहीं आई। हालांकि ये भी कहा था कि इन मामलों को स्थायी तौर पर बंद नहीं किया गया है। पुलिस के इस रुख के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों ने केरल के एलडीएफ सरकार पर सवाल उठाए। पूछा, किसे बचाया जा रहा है? हेमा कमेटी को बनाए जाने और इसकी रिपोर्ट के उद्देश्य भी याद दिलाए गए, यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उनसे भेदभाव करने वालों को सजा देना। एक ऐसा मजबूत लीगल फ्रेमवर्क बनाना जिसमें विक्टिम्स को सुना जाए और उनकी शिकायतों पर गौर किया जाए। तो ये हेमा कमेटी क्या है? इसकी रिपोर्ट में क्या था जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट शुरू कर दिया? किन अभिनेत्रियों ने खुले तौर पर आपबीती सुनाई? किन अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों पर आरोप लगे और उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा? और जैसा कि एसआईटी का कहना है, आखिर क्यों कोई भी सर्वाइवर बयान देने के लिए आगे नहीं आई? सारे सवालों के जवाब जानते हैं। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। 17 फरवरी 2017 का दिन था। 6 लोगों ने एक टॉप मलयालम एक्ट्रेस को किडनैप किया, उसका यौन उत्पीड़न किया और वीडियो बनाए। आरोप लगे इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर दिलीप पर। जैसे ये खबर फैली, इंडस्ट्री की दूसरी अभिनेत्रियों ने पीड़िता के साथ सॉलिडारिटी जताई। धीरे धीरे और भी कहानियां सामने आने लगीं, कहानियां जो खौफनाक थीं, जिनके हर एक शब्द में ट्रॉमा भरा हुआ था। फिर आया मई 2017 का महीना। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की 14 महिलाएं इकट्ठा हुईं। राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को एक ज्ञापन दिया। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन और बराबर मेहरताने की मांग की। इन महिलाओं ने एक संगठन बनाया, वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव, शॉर्ट में WCC के बैनर तले यौन उत्पीड़न की और भी कहानियां सामने आने लगी। एक्शन की मांग तेज हुई। केरल सरकार ने नवंबर 2017 में एक कमेटी बनाई, जस्टिस हेमा कमेटी। इसमें शामिल थी केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस के हेमा, पूर्व ब्यूरोक्रेट KB वलसाला कुमारी और अभिनेत्री टी शारदा। कमेटी ने इंडस्ट्री में काम करने वालों से बात की, इंटरव्यू लिए, फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर भी गए और साल 2019 के आखिर में एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपी। लेकिन सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। एक्टिविस्ट ने आरोप लगाए। पूछा, सरकार किसे बचा रही है? दबाव बढ़ा तो सरकार ने मई 2022 में 1.5 पन्ने में कुछ जानकारियां साझा की, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे लोग अपनी बात पर अडिग रहे। RTI के तहत जानकारी मांगी गई। फिर 2 साल बाद 19 अगस्त 2024 को हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। काफ़ी काट छाट के बाद सरकार ने कहा कि अगर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देंगे तो पीड़िताओं की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इधर रिपोर्ट महज रिपोर्ट नहीं थी, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के संस्थागत यौन उत्पीड़न और उनके साथ हो रहे भेदभाव का चलता फिरता दस्तावेज था। रिपोर्ट में लिखा था, यौन उत्पीड़न वो सबसे बड़ी बुराई है जिसका सामना महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री में करती हैं। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को कुल 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कास्टिंग काउच, इंडस्ट्री के नामी गिरामी एक्टर, प्रोड्यूसर और निर्देशक सेक्सुअल फेवर्स के लिए महिलाओं पर दबाव डालते हैं। न्यू कमर्स को मजबूर किया जाता है कि अगर उन्हें रोल चाहिए तो अपना यौन शोषण करवाना होगा। इंडस्ट्री में इसे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट का नाम दिया गया है। नाबालिग अभिनेत्रियों पर भी दबाव डाला जाता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट, आवाज़ उठाने पर ऑनलाइन हैरेसमेंट झेलने का खतरा होता है। अगर कोई एक्ट्रेस किसी भी तरह की शिकायत करती है तो प्लान्ड तरीके से उसकी ट्रोलिंग की जाती है। यौन उत्पीड़न की शिकायत पर यह भी डर होता है कि उस एक्ट्रेस को फिर से कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा।
कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। फिल्म साइन करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट में सीन से जुड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होती। कई अभिनेत्रियों ने कमेटी को ये बताया कि उन्हें ऐसे सीन्स करने को कहा गया जिन्हें करने में वो सहज नहीं थी और इन सीन्स के बारे में उन्हें बताया भी नहीं गया था। अगर किसी एक्ट्रेस ने कोई ऐसा सीन कर लिया तो उसे ऑफ स्क्रीन सेक्सुअल फेवर्स के लिए उपलब्ध माना जाता था। बेसिक ह्यूमन राइट्स की गैर मौजूदगी। कई सारे फिल्म सेट्स पर कपड़े बदलने के लिए रूम नहीं होते, अभिनेत्रियों के लिए टॉयलेट्स तक नहीं होते। इसकी वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ता है। कई अभिनेत्रियों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस रिपोर्ट में कमेटी ने कुछ सुझाव भी दिए। कहा, एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाई जाए जो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी और महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाएंगी। इधर WCC ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया। इस बीच यौन शोषण के आरोपों की झड़ी लग गई। मीनू मुनीर, रेवती संपत और श्रीलेखा मित्रा जैसी अभिनेत्रियां खुलकर सामने आईं। इंडस्ट्री में दूसरे पदों पर काम कर रही महिलाओं ने भी आप बीती सुनाई। बताया कैसे स्टॉक किया जाता है, कैसे रात बेरात उनके कमरों के दरवाज़ों को खटखटाया जाता है, कैसे उन्हें गलत इरादे से छुआ जाता है और कैसे उन्हें बताया जाता है कि प्रोग्रेस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यौन उत्पीड़न के जरिए ही होकर जाता है। आरोपों की जद में आए बड़े बड़े नाम M. मुकेश, सिद्दीकी, जयसूर्या, इदावेला बाबू, मिनिन पिल्लई, राजू और डायरेक्टर रंजीत। इनमें से कुछ एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी AMMA से जुड़े। दबाव बढ़ा तो इस्तीफे दिए गए। एक्टर मोहनलाल ने AMMA के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया। संगठन बोला एक्शन होना चाहिए। राज्य सरकार ने SIT बनाई। कुल 35 केस रजिस्टर हुए। 26 में चार्जशीट भी दाखिल की। विक्टिम्स के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ जो जनवरी 2025 तक एक्टिव रहा और अब SIT ने अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल कर ही दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये केस अपने मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों कोई पीड़िता बयान देने के लिए आगे नहीं आई। समझते हैं। या तो उनके करियर खत्म हो गए थे या फिर वो अपने एंड ऑफ करियर में थे, यानी 35-40 इयर्स की जो एक्ट्रेस थी वो बोली। क्यों जो यंग एक्ट्रेसेस थी, जो लीडिंग एक्ट्रेसेस थी, वो नहीं बोली? बिकॉज उनका करियर का टाइम था। और अगर आप फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करें, उनका जो करियर स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। जो आदमी होते हैं वो 60 साल की उम्र में भी हीरो का किरदार निभाते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने एक पीरियड, एक पीक होता है 2-4 साल एंड उसके बाद वो खत्म। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फेयर फैक्टर रहा हेमा कमेटी के बाद, जहां पर महिलाएं अपने करियर के लिए नहीं बाहर आई। उनको ये लगा, खास तौर पर अगर आप केरला इंडस्ट्री की बात करें, पूरा का पूरा इंडस्ट्री, चाहे आप प्रोड्यूसर्स की बात करें, चाहे आप डायरेक्टर्स की बात करें, चाहे आप एक्टर्स की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों के अंदर सिमट जाता है। तो आपको घूम फिर कर उन्हीं लोगों के पास जाना है। आप एक के साथ पंगा ले सकते हैं, 2 के साथ ले सकते हैं, लेकिन उसे इंडस्ट्री इतनी छोटी है। ठीक है, आप सिनेमा घर पे कहीं जाके फिल्म रिलीज तक नहीं कर सकते। आपके पास प्रोड्यूसर्स नहीं आएंगे, डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि सब लोग एक के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, जो लोग आगे आए भी उनको इतना डराया धमकाया गया एक तरह से, जिस की वजह से ये केस हुआ। आई डोंट वांट टू टेक द नेम। 2017 की बात है, 2017 से लेकर 2024 तक उनको काम नहीं मिला। ठीक है, तो यानी आप एक ऐसी मशीनरी से उलझ रहे हैं जहां पर आपका काम है, जहां पर आपकी रोजी रोटी है। ठीक है, अब आप यूनियन के पास जब आप जाके अपने मसलों को लेकर जाते हैं तो वहां पे ना एक तरह से मानवाली होती है। अरे ठीक है, पंचायत की तरह बिठा लिया जाता है 4 लोग को, चल आप बताओ मसला सुलझा। लेकिन कहीं पर भी आप ये देखेंगे कि उस टॉपिक को लेके, उन सवालों को लेके कहीं पर भी गंभीरता दिखती नहीं है, खासतौर पर महिलाओं की अगर आप बात करें। बड़ी खबरों को यहीं विराम देते हैं, चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात जम्मू कश्मीर की। उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF पिछले 1 महीने से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के एक ग्रुप का पीछा कर रहे हैं। इसके लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बसंतगढ़ क्षेत्र में साझी नाला इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी गोलीबारी शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इंडिया टुडे से जुड़े अशरफ वानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का शक था। आतंकियों का ये ग्रुप बसंतगढ़ की ऊंचाइयों में छिपा हुआ था। एक्शन आगे बढ़ा और एक आतंकी ढेर कर दिया गया। जम्मू फ्रंटियर के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन टूटी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों के साथ कांटेक्ट हुआ, उनकी मौजूदगी की जानकारी पुलिस को पिछले 1 साल से थी।
ये पिछले साल से इनकी उपस्थिति की हमें खबर थी। जो आज कांटेक्ट हुआ, हमारे मुताबिक ये एक ग्रुप था जिसमें 4 टेररिस्ट थे। वहीं 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के और जवान तैनात किए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगांव हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में कमी आई थी। ये कमी पिछले साल की तुलना में 10.19% है। हालांकि अब फिर से रजिस्ट्रेशन करने वालों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। पिछले साल 12 वर्षों में सबसे ज़्यादा यात्रा 5,12,000 रही। इस वर्ष 22 अप्रैल के पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। 22 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से अब वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर मैं कहूँ तो मोटे तौर पर 35-40 हज़ार पंजीकरण कम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10.19% इट्स लेस देन लास्ट ईयर, लेकिन अब वो रफ्तार बढ़ गई है। जो लोग 22 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे उनसे दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी यात्रा के बारे में कंफर्मेशन दीजिए। तो कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज़्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में आ रहे हैं। अब बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। ब्लैक बॉक्स अमेरिका जाएगा वाली जो बात चली थी उस पर फुल स्टॉप लग गया है। क्रैश की जांच कर रही टीम ने ब्लैक बॉक्स से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR को रिकवर कर लिया था। उसका डेटा भी रिकवर हो गया था। अब डेटा का एनालिसिस शुरू हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी रिकवरी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की लैब में हुई। इस लैब का उद्घाटन अप्रैल 2025 में दिल्ली में हुआ था। 24 जून को ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया, जिसके बाद इसे टेक्निकल एक्सपर्ट के सामने खोला गया। इन एक्सपर्ट्स में दुर्घटनाओं की जांच करने वाली अमेरिकी एजेंसी NTSB के सदस्य भी शामिल थे। बीते दिनों खबर आई थी कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए अमेरिका भेजा जा सकता है, लेकिन इस नए अपडेट ने उन सभी खबरों को विराम दे दिया है। कई लोग मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है। ये कहना है भारत के चीफ जस्टिस BR गवई का। उन्होंने ये बात अपने होम टाउन अमरावती में हुए एक कार्यक्रम में कही। वहां के बार एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। CJI गवई ने कहा, लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। संसद के पास केवल संविधान में संशोधन का पावर होता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। अपने भाषण में उन्होंने जजों को एक संदेश भी दिया। संदेश ये कि सरकार के खिलाफ केवल आदेश पेश करने से कोई जज स्वतंत्र नहीं हो जाता। जजों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है बल्कि कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। CJI गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर नवंबर 2024 में दिए अपने फैसलों की भी बात की। फिर कहा, आवाज का अधिकार सबसे ऊपर है। जाते एक जरूरी सूचना, 2 फिल्मों जितना बड़ा इंटरव्यू आमिर खान के साथ। देखिए मैराथन इंटरव्यू यूट्यूब से एक दिन पहले शनिवार 28 जून को दोपहर 12 बजे www.lalantop.com पर और ललन-टॉप ऐप पर। साथ ही देखिए किताब वाला का हमारा नया एपिसोड, जिसमें हमारे मेहमान थे लाइफस्टाइल कोच लियो कोटनो। वो PM मोदी के साथ भारत मेन्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी किताब द काम प्रिस्क्रिप्शन पर हुई इस बातचीत में उन्होंने हेल्थ से जुड़ी शानदार टिप्स दी। बताया कि डोपामीन का असली गेम क्या है, कोल्ड वाटर शावर क्यों ओवररेटेड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस इंटरव्यू का लिंक मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।